सबसे पहले तो अभी जैसे 4-5 दिन हो चुके हैं इन लॉज़ को इंट्रोड्यूस हुए। 21 नवंबर को ये 4 लॉज़ आए। और अभी क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उससे होगा क्या? जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, यानी ओला, उबर के लिए या डिलिवरी पार्टनर्स जो हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्या हमारी आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आने वाला है इन लॉ से? सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बिफोर वी गेट टू कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, लेबर लॉज तो शुरू से रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें एक कोड क्रिएट करना पड़े और लॉज को हमें इस तरह से कंसोलिडेट करना पड़े। तो इसका रियल रीज़न ये है प्रवीण जी कि हमारे जो लेबर लॉज हैं, एक बड़े पुराने हो चुके थे, एंटीक्वेटेड लॉज थे। कुछ तो ब्रिटिश के ज़माने के भी थे। एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट तो 1923, 1926। अमेंडमेंट ही नहीं हुआ था। कुछ कुछ अमेंडमेंट्स बीच में होते थे, बट ओरिजिनली दैट एज इज द केस फॉर मेनी ऑफ आर लॉज आप देखेंगे, सो दीज वर ओल्ड लॉज। दीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होता था जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को रिलेट करता था, डिस्प्यूट्स रेजोल्यूट, वो 1947 का था। स्टेट इंश्योरेंस एक्ट थी हमारी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वो 1948 की थी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, वो भी 1952 की थी। सो ओवर द इयर्स ये जब लॉज तब बनाए थे, उस ज़माने की वर्कफोर्स को नज़र में रख के बनाए गए थे। एज यू आर अवेयर, हमारी द वर्कफोर्स हैज़ ऑल्सो चेंज्ड ओवर द इयर्स। बाद में एडिशंस हुई कई सारी, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे प्रोमिनेंट मैं आपको बताऊं तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में इंट्रोड्यूस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, वो भी सब 70s में इंट्रोड्यूस हुए, वो भी 72 के ही थे मेरे ख्याल से, 72 दे वर इंट्रोड्यूस्ड। बट इन लेबर लॉज और का क्या होता है ना कि यू हैव टू नाउ कीप अमेंडिंग देम एज द एवोल्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स ऑल्सो हैपन्स। आप उसको स्टैग्नेंट नहीं रख पाते। अमेंडमेंट्स हुई हैं बट परहैप्स दे वर नॉट इनफ। दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें जो इशू है कि हमारे इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, उसमें जो लेबर का जो सब्जेक्ट है, इट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट जनरली आपको बताऊं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो लेबर लॉ आता है कॉन्करेंट लिस्ट से। उससे क्या इम्पैक्ट होता है? उससे ये होता है कि सेंट्रल लॉज भी बन सकते हैं इस पे और स्टेट्स भी अपने अपने लॉज बना सकती है। तो उसकी वजह से हमारे देश में ऑब्वियसली अब हर स्टेट अपने स्टेट के हिसाब से, लोकल कंडीशंस के हिसाब से कई लॉज बनाती थी। हुँ। नॉट ऑल ऑफ देम वर कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं थी। उसकी वजह से हुआ क्या कि दिस रिजल्टेड इन टू मेनी लेबर लॉज। बंगाल का अपना है, दिल्ली का अपना है, पंजाब का अपना है, हरियाणा का अपना है। इस तरह की कुछ सेंट्रल लॉज भी हैं जिसमें स्टेट्स ने अपनी अमेंडमेंट्स भी की हुई हैं। कुछ लोकल स्टेट लॉज है, जैसे शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट अगर मैं आपको बताऊं सबसे प्रोमिनेंट, एवरी स्टेट इन इंडिया अच्छा, हैज इट्स ओन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। इट कंडीशंस ऑफ वर्क एंड सर्विस को रेगुलेट करता है ये। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इससे क्या हो गया था कि लॉज एक तो बहुत सारे हो गए। तो एक तो देयर वाज एनीवेयर नीड फॉर ओवरहॉल, there were too many of them। और तीसरा क्या हुआ, जो what I really understand is that over the last, after in fact maybe 2000s and onwards में जो workforce evolution हुआ है वो बहुत fast हुआ है। आज कहा जा रहा है कि 140 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर 35, यानी बहुत मैसिव वर्कफोर्स इंडिया में क्रिएट हुई है। तो वो आप कह रहे हैं कि उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए करेक्ट, एक रेगुलेट स्टेट। दूसरा एक्चुअली कंडीशंस ऑफ वर्क बहुत चेंज हुए। एक टाइम था, आप देखेंगे कि नाइट शिफ्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था इंडिया में। अगर आप मतलब नॉट टू लॉन्ग अगो ऑल्सो, ऐसा नहीं है। अब नाइट शिफ्ट्स, अब आप देखेंगे आईटी सेक्टर आया, कॉल सेंटर आया, आईटी सेक्टर केम इन, तो नाइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। नहीं तो पहले कहाँ होता था? मेरे को याद है इवन इन दोज टाइम्स जब ये कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट आया था फॉर द फर्स्ट टाइम, सो एम्प्लॉयर्स एंड लॉयर्स वर वेरी पजल्ड कि अब इसको हम अपने लॉज में कहाँ फिट करें, क्योंकि वो कंडीशंस थे ही नहीं। अच्छा, कॉल सेंटर में फीमेल वर्कफोर्स इज ऑल्सो देयर, मेल वर्कफोर्स इज ऑल्सो देयर, सो हाउ डू यू रेगुलेट इट? एग्ज़ैक्टली। सो काफ़ी वो
दूसरा जो अब बहुत सिग्निफिकेंट, जो मेरे ख्याल से कोविड की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, वो हमारा वर्क फ्रॉम होम है, जो मेरे ख्याल से किसी भी, इनफैक्ट ग्लोबली ऑल्सो बिफोर कोविड, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी labor law in the world which even discussed or spoke about the concept of work from home. तो अब ये भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो अब आप इसको कैसे अलाइन करेंगे अपने लेबर लॉज के साथ में, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया। तो देर वर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर, और यूनिफॉर्मिटी तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ही, कि एक यूनिफॉर्मिटी ही नहीं, बिकॉज हर स्टेट, हालांकि अभी भी आयरनिंग ऑफ द क्रीजेस अभी भी बाकी है, बट यूनिफॉर्मिटी का लैक था, क्लैरिटी का लैक था, एंड कंसिस्टेंसी का भी लैक था, और ये तीनों चीज़ें नहीं थी। तभी आप देखेंगे कि 29 laws have been consolidated into 4 codes now. एक नंबर मैं पढ़ रहा था कि इस इन नए लेबर लॉज में 1228 सेक्शंस को दे बिन रिड्यूस टू 480। 1436 रूल्स को रिड्यूस करके 351 कर दिया गया है। 84 रजिस्टर्स को 8 बना दिया गया है। 31 रिटर्न्स को सिंगल रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया गया है। 4 लाइसेंसेस को 1 में कर दिया गया है और 65 सेक्शंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। यानी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइनिंग की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, और क्लैरिटी जो है लेबर लॉज, वो क्लियर इंटेंशन गवर्नमेंट। क्लियर इंटेंशन आ रही है, क्लियर। तो जैसे आप देखेंगे, इस गवर्नमेंट का वैसे भी काफ़ी फोकस रहा है ऑन ए कंसोलिडेशन एंड बी डीक्रिमिनलाइजेशन, ऑब्वियसली फॉर ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, that was in fact and obviously for more for better clarity,